हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर एज ए सिस्टम, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर एज ए सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, उसकी वर्किंग को डिस्कस किया था, एनवायरनमेंट को डिस्कस किया था और उसका इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट और इंटरेक्शन विद कंपोनेंट्स। ये तमाम चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो हम फर्दर मूव करने जा रहे हैं आगे। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वीडियो इस प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर। वॉन न्यूमन कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या चीज़ है? ये चीज़ तो देखिए, एक साइंटिस्ट था 1940 में, जो एक मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट था। 1940 में एक मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट था, उसने एक मॉडल पेश किया था 1940s में। तो उसने एक मॉडल पेश किया था कंप्यूटर का, और उसने बोला था कि कंप्यूटर के 4 कंपोनेंट होने चाहिए। जो 4 कंपोनेंट है वो कौन कौन से होने चाहिए? सबसे पहले मेमोरी होनी चाहिए, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, और इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ये 4 कंपोनेंट हैं जो कि एक कंप्यूटर में होने चाहिए, बेसिक कंपोनेंट्स। और इसके ऊपर जो मॉडल डिज़ाइन किया गया उसको बोलते हैं द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो इसको बेसिकली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की बोलते हैं। उस साइंटिस्ट का नाम जो है वो था वॉन न्यूमन। ओके, उसकी एजाज़ के अंदर इसको नाम दिया गया द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की। अब बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स को। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो कंपोनेंट इसका मेमोरी है, सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेमोरी को। मेमोरी क्या चीज़ है? देखिए ज़रा, मेमोरी क्या होती है? मेमोरी, जो आपके जहन में पहला कंसेप्ट आएगा मेमोरी को लेके, वो ये होगा कि जहाँ पे कुछ स्टोर हो तो उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी। एग्जैक्टली यही चीज़ है मेमोरी। यहाँ पे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में मेमोरी किस तरह से है, देखें। वो कहते हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर किसी भी सीपीयू को दी जाती है, कोई भी इनपुट डिवाइस के ज़रिए आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, लाइक इस फिगर से समझें, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, आईडी इनपुट डिवाइसेस, आई फॉर इनपुट एंड डी फॉर डिवाइसेस। तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं। आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू को दी, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये पूरा का पूरा। आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू को दी, जैसे ही इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास आई, अब वो सीपीयू क्या करेगा? उस इंस्ट्रक्शन को कहीं ना कहीं स्टोर करेगा कि ये मेरे पास इंस्ट्रक्शन आई है, मैंने इसको एग्जीक्यूट करना है। वो इंस्ट्रक्शन सीधा कहाँ स्टोर होगी? मेमोरी यूनिट के अंदर, मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी से मुराद हार्ड ड्राइव है या रैम है? तो बेसिकली यह मेमोरी से मुराद हमारी रैम है। क्या है? रैम। क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन है जब वो न्यू आती है तो वो बेसिकली हमारे रैम में स्टोर होती है, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा टेम्परेरीली स्टोर होता है, बट ये एफिशिएंट होता है कि सीपीयू के लिए जल्दी फैचिंग करने में। अगर हार्ड ड्राइव में डाटा पड़ा होगा तो सीपीयू को टाइम लगेगा कि आप वहाँ से डाटा उठाए और सीपीयू तक लेके आए, लेकिन अगर डाटा रैम में पड़ा होगा तो वो ईजिली, ये फास्टर मेमोरी होती है, वो वहाँ से इजीली जल्दी से उठाएगा, पिक करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसकी जो आउटपुट बनती है उसको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे मेमोरी से मुराद रैम है। रैम में पड़ा जितना भी डाटा है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उस इजीली सीपीयू जो है वो उसको फैच कर लेता है। देखिए यहाँ फिगर में भी बताया गया एक मेमोरी यूनिट है, तो यहाँ से सीपीयू क्या कर रहा है? फैचिंग कर रहा है। यहाँ से फैचिंग कर रहा है और वापसी डाटा इसको भेज रहा है। ये एरो 2 ये शो कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर जा रही है और यहाँ से इंस्ट्रक्शन वापस नीचे आ रही हैं। इंस्ट्रक्शन नहीं आएंगे वापस, एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट्स नीचे आएंगे। क्लियर? तो मेमोरी बेसिकली क्या है कि जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होगा और वहाँ से सीपीयू उसको फैच करेगा, मीन्स कि वहाँ से डाटा को रिसीव करेगा। नेक्स्ट आप कहे थे सीपीयू। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की पूरी एक फिगर डायग्राम बनाई गई है, जिसके अंदर बताया गया कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं? CU एंड ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट क्या करता है? अब जैसे कोई इंस्ट्रक्शन आई मेमोरी के अंदर, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ गई, अब इसको फैच करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने जो कमांड भेजी वो कंट्रोल यूनिट को भेजी। अब कंट्रोल यूनिट यहाँ से क्या करेगा? डाटा को उठा के लेके जाएगा, उसको डिकोड करेगा। उसको डिकोड करने के बाद जो भी उसके ऊपर ऑपरेशन रिक्वायर्ड है वो बताएगा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को। एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमने कैलकुलेशन करनी है और 2 + 2 करना है, हमने क्या करना है? 2 + 2। फॉर एग्जांपल हमने करना है 2 + 2। अब ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से आई? या कीबोर्ड कनेक्ट था, इनपुट डिवाइस, आपने 2 + 2 की इंस्ट्रक्शन दी, वो गई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मौजूद थी रैम, और रैम के अंदर वो स्टोर हो गई। 2 + 2 रैम में अब पड़ा हुआ है। ओके, अब क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट यहाँ से उठाएगा, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा कि क्या इंस्ट्रक्शन है। तो वो इंस्ट्रक्शन उसे समझ आई कि ये 2 + 2 की इंस्ट्रक्शन है।
अब कंट्रोल यूनिट ने उसको भेज देना है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसके ऊपर अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म करेगा और जो रिज़ल्ट बनता होगा क्या बनता है 4, तो ये 4 रिज़ल्ट वापस भेज देगा कंट्रोल यूनिट को। और कंट्रोल यूनिट अब ये रिज़ल्ट या तो मेमोरी में स्टोर करेगा या फिर भेज देगा किसको, आउटपुट डिवाइस को डिस्प्ले करने के लिए। तो इस तरह से कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट जो कि सीपीयू का हिस्सा है, इस तरह से फंक्शनैलिटी अपनी परफॉर्म करते हैं। जो इंस्ट्रक्शन जो भी आती है उसको कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद उसके ऊपर जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है वो किसको देता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को। ये उसके बाद प्रोसेस करके वापस देता है कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट चाहे तो रैम के अंदर स्टोर करना है तो रैम के अंदर स्टोर करता है, मेन के मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। अदरवाइज़ अगर उसको ये चाहिए कि उसने आउटपुट डिवाइस को डिस्प्ले करवाना है तो वो आउटपुट डिवाइस को सेंड कर देता है। तो इस तरह से हमारा सीपीयू वर्क करता है। तो नेक्स्ट आती है आपकी इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, बेसिकली इनपुट डिवाइसेस हमारी ये वाली डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए कोई भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू को दी जाती है या कंप्यूटर सिस्टम को दी जाती है। लाइक मैंने अगर डबल क्लिक किया माउस से तो मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी कि इस फाइल को ओपन कर दिया जाए, तो वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली जाएगी कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो उसको परफॉर्म करके जो है हमारी आउटपुट डिवाइस के ऊपर हमें शो कर देगा कि आपने बोला था कि डबल क्लिक करके फाइल को ओपन करें, तो मैंने ओपन कर दिया। नेक्स्ट देखिए, जो भी हमने एग्जांपल ली 2+2 की, तो ये हमने बेसिकली इनपुट डिवाइस के ज़रिए ही 2+2 दिया। लेकिन यहाँ पे डिवाइस कौन सी यूज़ किया, हमने कीबोर्ड को यूज़ किया। कीबोर्ड के ऊपर 2 प्रेस किया, प्लस का साइन प्रेस किया, फिर हमने 2 और कैलकुलेटर के ज़रिए ये हमने इंस्ट्रक्शन दे दी। कंट्रोल यूनिट ने उसको भेजा अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट को, इसने फंक्शनैलिटी परफॉर्म की, वापस सेंड किया कंट्रोल यूनिट को और उसने फिर स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले कर दिया। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए हम कोई भी इंस्ट्रक्शन किसी भी सिस्टम को देते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को या फिर सीपीयू को। क्लियर। नेक्स्ट होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे रेड कलर से शो की गई हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं, वो तमाम डिवाइसेस जिनके ज़रिए कंप्यूटर जो प्रोसेस है वो करके हमें आउटपुट शो करता है। क्लियर। जितना भी प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करेगा, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके नतीजे में जो भी रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को जो है वो शो करेगा कहाँ पे, आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। तो आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हम रिजल्ट्स वगैरह देख सकते हैं। क्लियर। तो ये थी कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। बहुत ईजी हैं, सिर्फ समझने की बात है। अगर आपको समझ आ जाते हैं तो आप अपनी वर्डिंग में भी इनको लिख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर ईजिली। चलें यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखें वर्किंग। वर्किंग किस तरह से, सबसे पहले फैचिंग हो रही है। तो फैचिंग किस तरह से होगी, जब कोई भी इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस के ज़रिए दी जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाके वो कहाँ स्टोर होगी, मेमोरी के अंदर। जैसे ही मेमोरी में वो स्टोर हो गई, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को उठाएगा और उसको डिकोड करेगा। क्या करेगा, डिकोड। तो क्या है बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू, उसने इंस्ट्रक्शन को पिक किया, उसको सेंड किया किसको, कंट्रोल यूनिट को। अब कंट्रोल यूनिट ने क्या करना है, नेक्स्ट इसको डिकोड करना है। क्या करना है, डिकोड। डिकोड के अंदर उसे पता चलेगा कि रिक्वायर्ड प्रोसेस क्या करना है इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर। जब वो डिकोड करेगा उसे पता चलेगा कि रिक्वायर्ड प्रोसेस क्या करना है। जब से रिक्वायर्ड प्रोसेस पता चल जाएगा, फिर वो इस इंस्ट्रक्शन को सेंड कर देगा ALU के पास, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास। फिर वो इसके ऊपर प्रोसेस करके क्या करेगा, इसके ऊपर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन वो वापस सेंड कर देगा किसको, कंट्रोल यूनिट को। तो ये इंस्ट्रक्शन वापस आ गई कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को भेज देगा आउटपुट डिवाइस के पास या फिर मेमोरी में स्टोर कर लेगा। क्लियर। तो इस तरह से फैचिंग होती है। फैचिंग बेसिकली डिकोडिंग को बोलते हैं। वो तमाम इंस्ट्रक्शन जो कि मेमोरी में स्टोर थी और सीपीयू के कंट्रोल यूनिट जिनको फैच किया, फिर उनको क्या किया, डिकोड किया। डिकोड करने के बाद उनको प्रोसेस के लिए आगे दे दिया और मेमोरी में स्टोर कर दिया या फिर आउटपुट डिवाइस के ऊपर शो कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है डिकोडिंग फेज़। तो डिकोडिंग फेज़ में बेसिकली क्या होता है कि वो तमाम इंस्ट्रक्शन जो कि कंट्रोल यूनिट ने उठाई थी मेमोरी से, अब वो लेके गया अपने पास। अब उसने क्या किया, उसको डिक्रिप्ट किया, मीन्स के जो भी इंस्ट्रक्शंस थी उसको उसने डिकोड किया। लाइक डबल क्लिक अगर था, लाइक अगर मैं बोलूं कि डबल क्लिक एक इंस्ट्रक्शन थी जो मेमोरी में पड़ी हुई थी और
कंट्रोल यूनिट उठा के उसको अपने पास ले गया। अब कंट्रोल यूनिट उसको 0 एंड 1 की फॉर्म में डिकोड करेगा कि ये क्या इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि कंप्यूटर तो आपका 0 एंड 1 की फॉर्म को समझता है ना। कंप्यूटर तो आपका नहीं समझ सकता कि डबल क्लिक अकर हुआ है, तो उसको 0 और 1 की फॉर्म में डिकोड करेगा, फिर उसे समझ आएगी कि ये वाकई डबल क्लिक अकर हुआ है, फिर उसके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। तो ये डिकोडिंग बेसिकली यही चीज़ है कि मेमोरी से डेटा को उठाना, कंट्रोल यूनिट में लेके जाना, वहाँ पे उसको डिकोड करना, उसको डिक्रिप्ट करना, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड था, अब उसको डिक्रिप्ट किया, उसके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म की। इस चीज़ को कहते हैं डिकोडिंग करना। एग्जीक्यूशन क्या होता है? अब डिकोड जो डाटा आपका हो चुका हुआ है, आपका डाटा कंट्रोल यूनिट ने डिकोड कर लिया, उसे पता चल गया कि डबल क्लिक करना है। अब नेक्स्ट वो भेजेगा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को कि यहाँ पे डबल क्लिक करना है। अब अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट का बेसिकली मतलब ये होता है कि उसके ऊपर प्रोसेस करना। क्या करना? प्रोसेसिंग करना। तो एग्जीक्यूट बेसिकली प्रोसेसिंग होता है। तो अब जो इंस्ट्रक्शन बनती थी उसने अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को भेज दी कि इसके ऊपर ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट क्या करेगा? उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फाइनल रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फाइनल रिज़ल्ट। तो जो फाइनल रिज़ल्ट है आपका वो आपके सामने आ गया। जो भी इंस्ट्रक्शन थी उसका फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ गया प्रोसेस होने के बाद। अब नेक्स्ट फेज़ होता है कि उसको स्टोर करना है। तो स्टोर कहाँ होगा? वापस मेमोरी में। जहाँ से डाटा लेके गया था कंट्रोल यूनिट, उसने फंक्शनैलिटी परफॉर्म, उसने डिकोड किया था, वापस ALU को दिया था, ALU ने फंक्शनैलिटी परफॉर्म की थी। फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के बाद डाटा वापस मेमोरी के पास। तो यहाँ पे स्टोरिंग में क्या होता है कि डाटा वापस मेमोरी में स्टोर होता है। क्या होता है? एग्जीक्यूटेड जो फाइनल रिज़ल्ट है वो यहाँ पे, यहाँ से एरो ले लेते हैं तो इसको बता देते हैं कि मेमोरी में स्टोर होता है। तो इस तरह से वर्किंग आपकी कि किस तरह से आपका जो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वर्क करता है। सबसे पहले फैच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है एंड स्टोर करता है। क्लियर? नेक्स्ट आप क्या आते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। इसकी खसूसियात क्या हैं? सबसे पहले खसूसियात है कि सिंगल मेमोरी। इसके अंदर मेमोरी का ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, सिर्फ एक ही मेमोरी होगी, सिंगल मेमोरी। एक ही मेमोरी के अंदर एट ए टाइम डेटा भी मौजूद होगा और एंड एग्जीक्यूशन भी हो रही होगी उसी मेमोरी के अंदर। अगर एग्जांपल लें, अगर आप एक गेम रन कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो आप देखें गेम रन करने का जो सॉफ्टवेयर है वो भी उसी मेमोरी में पड़ा होगा, और आपकी जो साथ साथ एग्जीक्यूशन हो रही है, आप गेम प्ले कर रहे हैं, आगे आने वाले न्यू ग्राफिक्स आपके सामने आ रहे हैं, वो भी वही उसी सिंगल मेमोरी के अंदर ही सारा कुछ कंट्रोल हो रहा होगा। मीन्स कि आपकी जो फाइल है वो भी वहीं पे पड़ी हुई है और आपकी गेम रन भी उसी मेमोरी में हो रही है। तो इसको बोलते हैं सिंगल मेमोरी। क्लियर? नेक्स्ट आपका सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली किस तरह से सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगी? देखें, अगर मेमोरी सिंगल है, फॉर एग्जांपल ये मैं बोल देता हूँ एक सिंगल मेमोरी है, सिंगल मेमोरी, तो इसके अंदर पार्ट्स बने होंगे इस तरह के मेमोरी के। यहाँ पे मैं कहता हूँ I1 इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, यहाँ पे I2 पड़ी हुई है, यहाँ पे I3 पड़ी हुई है, यहाँ पे I4 पड़ी हुई है, यहाँ पे I5 पड़ी हुई है, अप टू सो ऑन। तो क्योंकि सिंगल मेमोरी है तो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगी। पहले I1 एग्जीक्यूट होगी, फिर I2 एग्जीक्यूट होगी, फिर I3, फिर I4, फिर I5। मीन्स कि एक के बाद एक, 1 बाय 1 जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हमारी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट आपका स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट। तो स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट में ये चीज़ है कि आपकी जितनी भी डाटा है वो आपकी सिंगल मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद स्टोर होगा, उसी मेमोरी से जाएगा, उसी मेमोरी से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, वो फाइल भी उसी मेमोरी में पड़ी हुई है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, वो वापस एग्जीक्यूट होने के बाद उसी मेमोरी के अंदर आके स्टोर हो रही है। तो इसको बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। क्लियर? तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर होगी। नेक्स्ट आप कहते हैं एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में देखें, सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि ये सिंप्लीफाइड डिज़ाइन है। सिंप्लीफाइड डिज़ाइन का क्या मतलब है? सिंप्लीफाइड डिज़ाइन का मतलब ये है कि ये सिंगल मेमोरी है तो इसका ज़्यादा झंझट नहीं है इसको समझने के लिए। तो इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिंपल है। मीन्स के सिंगल मेमोरी होने की वजह से इसको आप बोल सकते हैं कि सिंगल मेमोरी होने की वजह से, यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ, सिंगल मेमोरी होने की वजह से
ड्यू टू सिंगल मेमोरी, इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा झंझट नहीं है। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेंज करते हैं, अगर आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को चेंज करते हैं तो प्रोग्राम भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को चेंज करने से प्रोग्राम भी चेंज हो जाता है, क्योंकि सिंगल मेमोरी है, उसी के अंदर ही डेटा पड़ा हुआ है। आपने जैसे इंस्ट्रक्शंस चेंज की तो प्रोग्राम भी चेंज हो जाएगा। ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। मींस कि आपको ये नहीं है कि पहले वाली फ़ाइल को डिलीट करना है फिर न्यू फाइल को लेके आना है, बल्कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेंज करेंगे तो प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको अगर रियल लाइफ एग्जांपल से बात बताऊं तो आपके फॉर एग्जांपल फेसबुक की अपडेट आई हुई थी। आपने जैसे ही फेसबुक की अपनी फ़ाइल को अपडेट किया, अपने एप्लीकेशन को अपडेट किया, तो वो एप्लीकेशन आपकी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, वो जो पुरानी इंस्ट्रक्शन है वो रिप्लेस हो जाएंगे न्यू इंस्ट्रक्शंस के साथ। इस रिप्लेसमेंट को बोलते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है, कि पुरानी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो प्रोग्राम की चेंज हो गई तो न्यू इंस्ट्रक्शन उसकी जगह ले लेंगे, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है? वॉन न्यूमन बॉटलनेक। अब बॉटलनेक का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, बॉटलनेक का मतलब है कि एक के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है, एक के बाद एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, ऐसे ही पढ़ा था। देखें तो यहाँ पे देखें बॉटलनेक का मतलब है कि अगर एक के बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है तो ये क्या होगा? सिस्टम बहुत स्लो होगा। किस तरह से? इसको डिज़ाइन भी करके आप ड्रा कर सकते हैं। देखें, अगर मैं एक बॉटल को डिज़ाइन करूं, फॉर एग्जांपल इस तरह की एक बॉटल है जिसकी नेक पतली है, जैसे ड्यू की बोतल होती है, और यहाँ पे आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन SI सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, तो वो क्या है? एक के बाद करके एक एग्जीक्यूट हो रही हैं। मीन्स कि एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रही हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन नेक इतनी पतली है कि उधर से एक एक करके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, एक एक करके निकल रही हैं। तो इसी वजह से क्या है? बॉटलनेक का मतलब है कि जब इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा? हमारा स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि आपके पास जब मल्टीपल प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट करने होंगे तब आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट देखें, सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क किस तरह से होते हैं? सिक्योरिटी रिस्क इस तरह से होते हैं कि आपने, क्योंकि सिंगल मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, अब सिंगल मेमोरी को यूज़ करते हुए जब आपने कोई फाइल अपनी अपडेट की तो आपका क्या है? फॉर एग्जांपल आपने कोई फ़ाइल अपडेट की है तो आपका क्या है कि एक मेमोरी के अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम आर स्टोर इन अ सिंगल मेमोरी। ओके, सिंगल मेमोरी में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम स्टोर हैं। आपने अपडेट किया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने गेम को अपडेट किया, आपने जैसे ही गेम को अपडेट किया तो हो सकता है कि एक ही मेमोरी में ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होने की वजह से वो फाइल्स गेम की अपडेट ना हो बल्कि किसी और चीज़ की अपडेट हो जाए। वो फाइल जो आपकी गेम के अंदर जाके अपडेट होनी थी वो किसी और एप्लीकेशन में जाके स्टोर हो जाए। तो इससे क्या होगा? सिक्योरिटी रिस्क। अब आपकी उस फाइल की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर होने लग गई, किसके साथ? गेम वालों के साथ। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। सिंगल मेमोरी होने की वजह से सिक्योरिटी रिस्क इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये होता है डिसएडवांटेज ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो बेसिकली ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर था। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, समझने की चीज़ें हैं। अगर आपको ये समझ आ जाती हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर है, मल्टी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, बस इनको समझने की ज़रूरत है आपको। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और कभी नहीं भूलेंगी। आपको इसको रटा लगाने की या फिर इसको थारोली थ्योरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इनको चीज़ों को समझें किस तरह से क्या होता है। ये फिगर अगर आपको ज़बानी आ गई ना तो आपको सारा प्रोसेस ज़बानी याद हो जाएगा, किस तरह से क्या क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटिंग सिस्टम। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है।